जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। तो कैसे हो आप सब लोग? अच्छे? तो आओ वापस हमारे सॉलिड पे। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे, 12th क्लास वाला। और ऑर्गेनिक भी साथ ही चल रही है हमारी, तो दोनों को कंटिन्यूसली वीडियो देखो और उसके नोट्स भी बनाओ ना। कोई डाउट हो तो जरूर कंसल्ट करो, और पढ़ना जरूरी है। ये बात माइंड में सेट कर लो कि नहीं पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे, कहीं नहीं मिलोगे, खो जाओगे इस दुनिया में। क्लियर? तो आओ सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो कल हमने डिस्कस क्या क्या की थी? कल हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ा था, सॉरी क्रिस्टल लेटिस को पढ़ा था, और हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम यूनिट सेल को कल कंप्लीट नहीं किया था, हमने छोड़ दिया था, उसका पैरामीटर के बारे में छोड़ दिया था और टाइप ऑफ यूनिट सेल छोड़ दिया। तो आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, और आगे उसके टाइप ऑफ यूनिट सेल या टाइप ऑफ लेटिस को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे तो आए बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यूनिट सेल। तो पता चल गया क्या हो गया कि यानी वह क्रिस्टल जाले का सबसे छोटा भाग जिसकी बार बार रिपीटेशन से संपूर्ण क्रिस्टल लेटिस का निर्माण हो। तो वो क्या था हमारे पास? उसका यूनिट सेल। तब पैरामीटर देखते हैं, यूनिट सेल के पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को, है ना, तो यूनिट सेल को निरूपित करने के लिए हमें दो समुच्चों की आवश्यकता होती है। किसी भी हमें यूनिट सेल को बताने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? दो समुच्चय की आवश्यकता होती है। पहली समुच्चय कौन चाहिए कि उनके जो विमाएं होती है, जिसे हमको क्या बोलते हैं? अक्षीय विमाएं। तो पहले यूनिट सेल के निरूपण के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? यूनिट सेल की अक्षीय विमाओं की। दूसरी चीज चाहिए हमें यूनिट सेल को निरूपित करने के लिए उसके अक्षीय कोणों की, यानी उनके अक्षों के मध्य एंगल कौन सा है। तो ये दो समुच्चय की आवश्यकता होती है। तो आए तो लिखेंगे कि यूनिट सेल सेल के निरूपण हेतु दो समुच्चयों की आवश्यकता होती है। पहला कौन सा? अक्षीय विमय, और दूसरा अक्षीय कोण। अक्षीय कोण। तो आते हैं वापस पहले पे। अक्षीय विमय, अक्षीय विमय। किसी यूनिट सेल को निरूपित करने हेतु तीन अक्षीय विमाओं की आवश्यकता होती है, जिनको क्रमशः ए, बी एंड सी से प्रदर्शित किया जाता है। अभी देखेंगे इसको। क्या चाहिए हमें? अक्षीय विमाएं चाहिए। तो किसी यूनिट सेल को निरूपित करने के लिए तीन अक्षीय विमाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्रमशः किससे? ए और बी और सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा अक्षीय कोण, एक्सिस एंगल। किसी यूनिट सेल के निरूपण हेतु तीन अक्षीय कोणों की आवश्यकता होती है,
जिन्हें अल्फा, बीटा एंड गामा से प्रदर्शित किया जाता है, देखो अगर मैं आपके लिए ये बनाऊं, ये रही यूनिट सेल, यही तो थी हमारी यूनिट सेल, ये रही यूनिट सेल। इस यूनिट सेल को प्रदर्शित करने के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए। तो यहां पे देखो कि मुझे क्या क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, दो समुच्चों की आवश्यकता चाहिए होगी। पहला तो होगा अक्षीय विमाय, तो ये अक्षीय विमाय हो गए, तो इसे मानूं मैं ए, इसे बनाऊं मैं बी और इसे बनाऊं मैं सी, जो एक्स वाई और जेड एक्सिस को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या चाहिए, अक्षीय विमाय। ये यूनिट सेल है, इसे किसी भी यूनिट सेल के अवयव कण को ले लो तो इसकी तीन विमाएं दिखेगी, 1, 2 और 3। मैंने इसको लिया तो इसके तीन विमाएं ए, बी और सी से निरूपित कर दी। अब इसे मैंने क्या किया, इस अवयव कण को बाहर निकाला है पकड़ के, ये लो बाहर ले आया, ये बाहर आ गया ये अवयव कण। अब इसे निरूपित करने के लिए ये रही तीन विमाएं। तो तीन अक्षीय विमाओं की आवश्यकता होगी, जिन्हें क्रमशः ए, बी और सी नाम दिए। और अब इनके मध्य एंगल है, जिनको हम क्या बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे अल्फा, बीटा और गामा। एंगल का ये तरीका याद रखना है कि ए और बी के मध्य एंगल कौन सा होगा, गामा, और सी और बी के मध्य अल्फा, सी और ए के मध्य एंगल कौन सा होगा, बीटा होगा। हमेशा ये याद रखना, सीक्वेंस ऐसे याद रखना है, क्लॉकवाइज लेना है, ऐसे लिया तो वापस नंबरिंग यहां से सी से करना है। एंगल के तो लिए कहां से करना है, सी से लिए, और एक्सिस ए से ही करेंगे। तो एंगल देखें तो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो कौन सा है, गामा। ए और सी के बीच में जो एंगल होगा वो कौन सा है, बीटा। और सी और बी के बीच में जो एंगल है वो कौन सा है, अल्फा। इन एंगलों को भी थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर है, ये हमारे पास किसके, इसकी बारे में। अब आपसे बोलूं कि फलक किससे बोलते हो, फेस। एड्स किसे बोलते हैं और कॉर्नर किसे बोलते हैं, कॉर्नर नहीं, कॉर्नर किसे बोलते हैं, यानी कि फलक, किनारा और कोना किसे बोलते हैं। इस चीज को समझोगे कि फलक क्या होगा, किनारा क्या होगा और कोना क्या होगा। तो इस चीज को समझने के लिए मुझे चाहिए कोई क्रिस्टल लेटिस। तो मैं वापस छोटा सा एक क्रिस्टल लेटिस बना रहा हूं यहां पे। वही वही सीक्वेंस, वही जोड़ने का क्रम। फिर वापस 45 पे ये लो, जोड़ दो वापस इन्हें भी। इन्हें जोड़ दो।
अब आता है कि फलक किसे बोलते हैं, फेस किसे बोलते हैं। तो फेस की बात करेंगे। तो ये देखो, ये आपको मैं ब्लर करके दिखा रहा हूं। तो ये क्या है, एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है ये। तो ये वाली इसकी बात कर रहा हूं, है ना, इसकी, जिसके लिए मैंने ब्लर कर रखा है, इसकी दूसरी यूनिट सेल है ये है। अब जो दो यूनिट सेल को जोड़ने वाला पृष्ठ है वो भाग क्या कहलाएगा, फलक कहलाएगा। तो ये क्या है, फेस है। तो फेस क्या हो गया कि दो यूनिट सेल, एकक कोष्ठक यूनिट सेल को, दो यूनिट सेल को जोड़ने वाला भाग फेस कहलाता है, फेस कहलाता है। मानो देखो, ये एक मानो कि मेरे पास एक ये यूनिट सेल है और ये कैसी है, देखो। तो इसमें सबसे पहले बात करें अक्षीय विमाओं के बारे में। तो ये देखो, ए, इसकी अगर मैं बात करूं, ए, ये बी, और ये इसकी क्या हो गई, सी। या इसे ऐसे मान लो आपके सामने, ए, बी और सी। ए हाइट को, बी लेंथ को, सी इसकी वर्थ को, मोटाई को बता रही, हाइट को, ऊंचाई को, लंबाई को और चौड़ाई को बता रही है ये। अब आपके सामने, अब इनके मध्य एंगल देखो साइड कैसे 90 पर अक्षीय विमा ए इक्वल नहीं है बी के और बी इक्वल नहीं है सी के। इसे बोलते हैं ऑर्थोहेड्रल। इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोहेड्रल। ऑर्थोहेड्रल क्यों बोलेंगे, विषम लंबाक्ष क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक की भी लंबाई समान नहीं है। अगर ए बी सेम हो पर सी सेम नहीं हो तो इसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल, चतुष्कोणीय। और अगर ये सारे के सारे लेंथ सेम हो और सारे एंगल सेम हो 90 के तो इसे हम बोलेंगे क्यूबिक। तो ये हम पढ़ेंगे किसमें, 7 क्रिस्टल सिस्टम में, 7 क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आपके लिए अभी बता रही है ऑर्थोहेड्रल है, क्योंकि लिए इसके बीच में एंगल तो सबके बीच में अक्षीय कोण कितने 90 के, परंतु अक्षीय विमा क्या है, ए इक्वल नहीं है बी के और बी इक्वल नहीं है सी के लिए। इसके लिए इसका नाम है विषम लंबाक्ष। ये आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसका फेस कौन सा होगा, कि मान लो कि ये है, ये अब इससे जुड़ेगा तो वो कौन से, या इस पे कौन सा, ये वाला मान लो कि इस पे जुड़ा, ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरी यूनिट सेल को जोड़ता है। तो ये इसका क्या हो गया, फेस। तो दो यूनिट सेल को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाएगा, फेस या फलक कहलाएगा। किनारा कौन सा होगा, तो किनारा देखो, तो ये वाला पार्ट है, ये किनारा है, ये वाला पार्ट क्या है, किनारा। तो मैं बोलूं कि दो फलकों के, ये फलक एक, इसे मैं बोल दूं फेस नंबर ए, फलक ए, और ये फेस कौन सा है, बी। क्लियर, ये फेस कौन सा है, सी। एक बार ऐसे ही नाम दे दिया रफली। तो इधर देखो कि दो फलकों के, फलक ए तथा बी, दो फलकों के प्रतिच्छेदन वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। फलक ए तथा फलक बी का जो प्रतिच्छेदन यहां पे हो रहा, इसको ये टच यहां पे करा, इसको ये टच यहां पे करा, तो दो फलकों के प्रतिच्छेदन वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। जबकि तीन फलकों के प्रतिच्छेदन वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, कोना बोलेंगे। ए और बी और सी तीनों कहां मिल रहे, यहां पे मिल रहे, तो ये इसका क्या हो गया, कोना हो गया। तो आई बात समझ। फेस क्या होगा कि दो यूनिट सेल को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाएगा, फेस या फलक कहलाएगा। किनारा क्या होगा, तो किनारा होगा क्या कि दो फलकों के प्रतिच्छेदन वाला भाग किनारे को निरूपित करता है, कॉर्नर कौन सा हो गया, कॉर्नर कौन सा होगा, तीन फलकों के
के प्रतिच्छेदन छेदन वाला भाग कोने को निरूपित करता है। अब देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप जहां पे बैठो उस रूम में बैठो, वो मान लो कि रूम एक क्यूब जैसा है जिसमें अक्षीय लंबाई ए बी और सी बराबर है, नहीं है तो दूसरा कोई भी सिस्टम हो सकता है। अब आप उसमें देखो कि जो दीवार है, जो आप जिस रूम में बैठे हो उसके पास का भी एक रूम देखो, तो इन दोनों रूम को सेपरेट करने वाली दीवार है, वो आपके लिए क्या हो गई, फेस हो गई। तो आप देखोगे कि कमरे के 6 फलक है, 6 फेस है, कौन कौन से, तो आप देखोगे आमने सामने वाली दीवारें, लेफ्ट राइट वाली दीवारें, और एक फर्श है और एक टॉप है, छत है। तो ये कितने हो गए, 6 फेस हो गए आपके कमरे के। अब जब आप कमरे में देखोगे कि जहां पे दो फलक टकराते हैं, जहां पे दो फलक टकराते हैं, वो वाला भाग क्या हो गया, वो एड्ज हो गया, है ना, एड्ज हो गया, वो क्या हो गया आपका किनारा होगा, किनारा हो गया। तो ये मतलब जहां पे दो दीवारें टकरा रही है ऐसे, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया इसका किनारा। जहां पे तीन दीवारें आपस में टकराती है, जहां पे तीन दीवारें आपस में टकराती है, फर्श की, आपके पीछे की दीवार या आपके आगे की दीवार, और एक कौन सी आपके लेफ्ट या राइट की या टॉप की, जहां पे तीन दीवार आपस में टकराती है, वो वाला पार्ट कौन सा हो गया, वो आपका हो गया कॉर्नर या कोना। तो आई बात, फेस किसे बोलेंगे, एड्ज किसे बोलेंगे, और कॉर्नर किसे बोलेंगे, कोई डाउट। अब देखो कि इन अवयव कणों को यूनिट सेल में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके आधार पर यूनिट सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ये अवयव कण है ना, इनको यूनिट सेल में हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके आधार पर जो यूनिट सेल है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन सा, एक सरल यूनिट सेल एकक कोशिका, और एक कौन सी होगी, काय केंद्रित एकक कोशिका, सॉरी एक होगी काय केंद्रित नहीं, सॉरी दूसरी होगी केंद्रित एकक कोशिका। क्लियर। तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल या टाइप ऑफ लेटिस। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइप ऑफ लेटिस पे। या यूनिट सेल या लेटिस किसके आधार पर, कि एकक कोशिकाओं में अवयव कणों को किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, और इसी व्यवस्था को क्या बोलता है, लेटिस बोलता है। लेटिस क्या है कि यूनिट सेल में, लेटिस क्या है, यूनिट सेल में अवयव कणों की व्यवस्था है। तो लेटिस क्या है, यूनिट सेल में अवयव कणों कणों की व्यवस्था है। और बहुत सारे लेटिस मिलके क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। तो आते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिट सेल मिलके ही तो क्रिस्टल लेटिस बनाती है। तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी, तो पहली है सरल आद्य या सरल एकक कोशिका, सिंपल सॉरी प्रीमेटिव या सिंपल यूनिट सेल। दूसरी केंद्रित एकक कोशिका, इसे लिखते हैं, इस केंद्र के एकक कोशिका को दो टाइप से इंग्लिश में लिखते हैं, एक तो नॉन प्रीमेटिव
या इसे बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इस सेंटर्ड यूनिट सेल को वापस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? एक बॉडी सेंटर्ड, इसका हिंदी में नाम है काय केंद्रित, बड़ी सिंपल सी है, केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा फेस सेंटर्ड, यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका। और तीसरी हमारी एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो इनको देखते हैं क्या है, समझना। अब आते हैं आद्य या सरल एकक कोशिका में। आद्य या सरल एकक कोशिका में तो क्या होगा, इस प्रकार के लेटिस में सभी अवयव कण एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। यानी कि इसमें सभी अवयव कण कहां पे स्थित होंगे? एकक कोशिका के कोनों पे। कि मान लो कि ये एक यूनिट सेल है और सारे के सारे अवयव कण कहां पे हो? इसके कोनों पे स्थित हो। तो 8 कोने, आठों क्या हो? अवयव कण सिर्फ कोनों पे स्थित हो। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कौन से कि सिंपल या सरल एकक कोशिका। तो आते हैं सरल एकक कोशिका को। सरल एकक कोशिका सरल एकक कोशिका क्या होगा कि इस प्रकार के लेटिस में लिखेंगे, इस प्रकार के लेटिस या जालक में सभी अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर स्थित हो। कहां पे स्थित हो? इस प्रकार के लेटिस में सभी अवयव कण कहां हो कि एकक कोशिका के कोनों पर स्थित हो। तो मान लो कि ये कोई यूनिट सेल है, यही तो है मेरे हाथ में, बनाया इसे, और सबके सब कहां स्थित है? कोनों पर स्थित है। तो ये कौन चुकी? सरल एकक कोशिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा कौन सा? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो क्या लिखोगे? केंद्रित एकक कोशिका। क्या लिखोगे? इस प्रकार के लेटिस में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त यानी कोनों पर भी होंगे, कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित होते हैं। यानी कि सेंटर्ड में क्या होगा? कोनों पे तो होंगे ही, कोनों के साथ साथ इस यूनिट सेल के अन्य जगहों पे भी स्थित होंगे। तो आते हैं इसमें पहला देखेंगे, दूसरे का पहला देखेंगे। तो पहला कौन सा?
कौन सा देखेंगे? बॉडी सेंटर्ड। काय केंद्रित, काय केंद्रित एकक कोशिका क्या है? लिखोगे कि इस प्रकार के लेटिस में, इस प्रकार के लेटिस में क्या होगा कि अवयव कण कोनों के अतिरिक्त, अवयव कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। तो इसका, ये तो फलक का केंद्र हो गया। अब इसका केंद्र कौन सा हो गया? अगर ये होलो हो, अगर ये खोखला हो, तो इसका केंद्र कौन सा होगा? इसके बीचों बीच का भाग, ये तो फलक है, ये तो फलक का केंद्र हो गया। पर ये अगर जब ये खाली हो तो इसके बीच का भाग यहां से बीच में जाएंगे तो वो वाला भाग होगा। तो क्या होगा कि इस प्रकार के लेटिस में, इस प्रकार के लेटिस में सभी लेटिस कण, लेटिस में अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त इसके केंद्र में स्थित होते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकता है, इस प्रकार के लेटिस में अवयव कण एकक कोशिका के कोनों के साथ इसके केंद्र में भी स्थित होते हैं। क्लियर? केंद्र में भी स्थित होते हैं। तो केंद्र तो एक ही है, सेंटर है ना। तो केंद्र, सेंटर तो इसका कितना है? एक ही है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस प्रकार के लेटिस में अवयव कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त एक अवयव कण इसके केंद्र में स्थित होता है। बात एक ही, क्योंकि सेंटर तो एक ही है। फिर दूसरी बात करेंगे, कौन सा? फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड या फलक केंद्रित, फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित में क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऐसा लिखेंगे, इस प्रकार के लेटिस में अवयव कण कोनों के अतिरिक्त, है ना, फलक के केंद्र में भी स्थित होता है। क्लियर? तो इस प्रकार के जालक में अवयवी कण एकक कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त अवयव कण एकक कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र में भी स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। कुछ ऐसा, ये मानो कि एक कोई हो गया लेटिस, यूनिट सेल हो गई, इसमें यहां पे भी स्थित है। ये क्या है? इसका फेस एक यहां, एक इस फलक के केंद्र, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक और सामने। तो 6 फलकों के केंद्र में भी स्थित होते हैं। तो ये कौन से हो गए? फेस सेंटर्ड। क्लियर? अब उसमें बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड किसे बोलते हैं? अब आते हैं बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड। बड़ा इजी से है। क्या होगा कि इस प्रकार की यूनिट सेल में, एक ही चीज है, जालिक लिखो, यूनिट सेल में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त आमने सामने वाले किन्हीं
दो फलकों के केंद्र में स्थित होते हैं। मानो ये यूनिट सेल है, तो इसमें अवयवकण इस कोनों के साथ साथ क्या होगा, इस फलक के केंद्र में और इसके जस्ट सामने वाला इसके केंद्र में स्थित होगी, बाकी फलकों के केंद्र में स्थित नहीं होगा। तो कुछ ऐसा बनेगा। रफली डायग्राम देख लो इसका, कुछ ऐसा होगा। तो ये कोनों पे तो स्थित है, साथ क्या इस फलक के केंद्र पे और इस पे, तो ये आमने सामने वाले फलकों के केंद्र पे भी स्थित होगा। किन्हीं दो फलकों पे, आमने सामने वाले किन्हीं दो फलकों पे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड। तो ये टाइप हमारे किसके हो गए, टाइप ऑफ यूनिट सेल या लेटिस के। आप सब में ऐसा भी लिख सकते हो, इस प्रकार के यूनिट सेल में सभी अवयवकण कोनों पे स्थित होते हैं, या लेटिस लिखो तो भी सही है, यूनिट सेल लिखो तो भी सही है, एक ही चीज है। इसको एक, क्योंकि लेटिस क्या होते हैं, यूनिट सेल में अवयवकणों की व्यवस्था ही होती है। तो सारी चीज एक ही। और तो आज के लिए तो बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे 7th क्रिस्टल लेटिस और